प्यारे बच्चों, मैं विनीत मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल वीके मैथ क्लास पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नए क्लास का अध्ययन कराऊंगा आप सबको, और जो नया पाठ है हमारा उसका नाम है वर्गमूल और घनमूल। इससे आप परिचित होंगे, तो आज हम इसका परिचय करेंगे और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि वर्गमूल कहाँ से शुरू हुआ, किस प्रकार होते हैं, इसमें कौन कौन से नियम प्रमुख हैं। तो बेसिक बातें शुरू से और आज तक आधुनिक युग में किस प्रकार इस पर तमाम सवालें बनती हैं, कैसे परीक्षाओं में आती हैं, मैं आपको सभी बातों से परिचित कराऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, और आप जान लीजिए, वर्गमूल का ही एक रूप घनमूल है। तो हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं आज, और वर्गमूल के बारे में आप जानेंगे कि वर्गमूल क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से प्रथम बार देखा गया। तो आपने वर्गमूल देख लिया और इसके आप चिन्ह को भी जानते होंगे। इस प्रकार अगर चिन्ह लगा दिया गया तो ये वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। वर्गमूल में यहाँ भी कोई संख्या हो सकती है और यहाँ भी होती है, यानी इस संख्या का कैसे निकालते हैं, वर्गमूल यही है। तो हम पहले जानेंगे कि वर्गमूल का इतिहास क्या है। वर्गमूल सबसे पहले कहाँ मिला, किस पुस्तक में मिला, यानी किसके द्वारा इसका वर्णन पाया गया है। तो 800 से 500 BC यानी ईसा पूर्व की बात कर रहा है। हमारे एक बहुत पुराने विद्वान गणित के बौद्धायन महोदय थे, और उन्होंने शुल्ब सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने क्या किया था, तो शुल्ब सूत्र, ये शुल्ब सूत्र एक पुस्तक है और इसके कुछ अंश प्राप्त हुए हैं। तो इसको किसने रचा था या किसने लिखा था, इनको कहते हैं बौद्धायन। ये बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे हमारे भारत के, और इनके बारे में अभी भी हम और आप लोग बहुत कम जानते हैं। किसी दिन मैं बौद्धायन जी पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, इनका पूरे परिचय दूंगा। तो ये पहली जानकारी हमें मिलती है इससे कि वर्गमूल का हमें जो प्रथम साक्ष्य मिलता है 800 से 1000 ईसा पूर्व की बात है। शुल्ब सूत्र नामक ग्रंथ में बौद्धायन द्वारा जो रचित था उसमें इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद आ जाते हैं हम, हमारे और कौन गणितज्ञ थे। तो एक हमारे गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट, इनका आपने नाम सुना होगा। जहाँ भी गणितज्ञों की बात आती है आर्यभट्ट का नाम चर्चा में रहता है और इन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। तो आर्यभट्ट जी ने एक पुस्तक लिखी थी आर्यभटीय। इसके 2.4 तो दूसरे खंड के चौथे अध्याय में, दूसरे खंड इसे इस बार कह सकते हैं आप, खंड 2 के चौथे अध्याय में इन्होंने वर्गमूल का वर्णन किया है। वर्गमूल निकालने की विधियों का भी वर्णन किया है कि किस प्रकार हम दो संख्याओं का गुणन और फिर उन्हें संयोजन करते हैं तो हमारा वर्गमूल बनता है। अब आते हैं कि ये जो वर्गमूल का चिन्ह है आप देख रहे हैं, ये वर्गमूल का चिन्ह ऐसे तो बन नहीं गया, कहीं न कहीं किसी ने बनाया होगा। और इसे अगर कोई निश्चित सूत्र इसका चिन्ह न होता तो आज सारे छात्र और अध्यापक इसमें क्या करते कि भ्रमित रहते कि कहीं ये चिन्ह लगाएं कि वो चिन्ह लगाए। तो आज लगभग सारे चिन्हों का किसी न कुछ स्पष्टीकरण हो गया है। तो हम इस चिन्ह की बात करेंगे कि इस चिन्ह के बारे में सबसे पहले किसने इसका आविष्कार किया। तो इनका नाम था रेजिओमोन्टानस। रेजिओमोन्टानस ये गणितज्ञ थे। तो रेजिओमोन्टानस जी ने इस चिन्ह का आविष्कार किया था, यानी इसको कहते हैं प्रतीक का आविष्कार किया इन्होंने। इसका आविष्कार किया तो जो ये हमारा वर्गमूल का प्रतीक चिन्ह है, ये चिन्ह है आप देख रहे हैं, ये इस चिन्ह का आविष्कार रेजिओमोन्टानस ने किया था। तो अब बताया मैंने आपको कि गणित में
जो सवालें आती हैं तो आएंगी ही, लेकिन इस प्रकार के सवालों के भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, जिसे आपको जानना चाहिए। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें। तो आपको मैं ऐसी नई नई जानकारियाँ दूंगा कि जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन आप हमारे चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको हर बात, जो भी मैं पाठ पढ़ाऊंगा उसका जो भी इतिहास होगा संक्षिप्त रूप से आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये बात आप जान गए, एक बात, दो बात और तीन बात। तो अब चौथी बात आती है कि इसमें जो यम लिखा है इसे हम क्या कहते हैं। तो यम को हम कहते हैं मूलांक। मूलांक पूछ सकता है, ऐसे कोई संख्या लिख देगा और पूछेगा इसमें मूलांक बताइए, तो आपको जानना चाहिए कि मूलांक यम हो, जो अंदर लिखा रहेगा इसे हम मूलांक कहते हैं। और इसमें यक्ष भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो यक्ष को क्या कहते हैं? यक्ष को कहते हैं सूचकांक। इतनी बातें बेसिक हैं जिसे वर्गमूल से संबंधित आपको जाननी चाहिए। इन पर प्रश्न बन सकते हैं और परीक्षाओं में आगे आने की पूरी संभावना है। एक बार हम इसे पुनः देख लेते हैं कि वर्गमूल के बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो वर्गमूल का जो प्रमुख बातें होती हैं, पहले तो आप इसके चिन्ह के बारे में जान लीजिए। इसके प्रतीक चिन्ह को किसने आविष्कारित किया था? वो थे रेजिओमोंटानस, एक गणितज्ञ थे। इनके बारे में आप जान गए। फिर पूछता है कि यम को किस चीज़ से निरूपित करते, यम क्या दर्शाता है हमारे। तो यम होए वो मूलांक है। और जब यक्ष की बात करेगा, क्योंकि आप आगे देखेंगे कक्षाओं में, आगे जब सवाल लगाएंगे हम तो आप इस तरह लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिख दी गई, यम या कोई भी संख्या, और यहाँ पर लिखा गया कभी 16, कभी यहाँ लिख दिया 12, कभी यहाँ लिख दिया 5, कभी यहाँ लिख दिया 3। तो 3 क्या है और ये क्या है? तो जो यहाँ पर संख्या लिखी होती है इसे सूचकांक कहते हैं। यानी कि ये जानना चाहता है कि आप यम यान का कितने स्तर तक वर्गमूल 5 लिख दिया। इसका मतलब हो गया यम यन की घाते 1/5। इसके विषय में हम आपको आगे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार हमारे नियम और सूत्र इसके बने हुए हैं। तो आप इतनी बात को नोट कर लीजिए और इसे एक बार जब आप पढ़ने लगे तो ज़रूर देख लीजिए, तो ये आपके दिमाग में चल जाएगी। और जहाँ कहीं भी आपको, अच्छा एक बात और, आर्यभट्ट के बारे में आप जानते हैं। इन्होंने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी है और उसमें भी ये लगभग 500 से 550 ईस्वी की बात है। और जब ईसा पूर्व जाते हैं तो आपको 800 से 500 ईसा पूर्व शूल सूत्र की रचना की गई थी, जिसे बौद्धायन महोदय ने रचना किया था उसमें भी वर्गमूल का वर्णन मिलता है। और अगर विदेशों में आप जाएं तो यूनान के लोगों को भी इसकी जानकारी थी और उन्होंने संख्या का संख्या से गुणा करके कुछ मान निकाला था। तो हमारे यहाँ भारतीयों की बात की जा सकती है, विदेशियों की बात अभी नहीं की जाएगी। तो अब हमें पूरा इसका इतिहास नहीं जानना है, सिर्फ ये जानना है कि ये जो वर्गमूल हम लगा रहे हैं इसमें क्या क्या प्रमुख तत्व आते हैं। तो ये 3 चीज़ें तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं, इसे आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 चीज़ें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं। तो इसे आप समझ गए होंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें वर्गमूल की परिभाषा क्या आती है। जैसे आपने परिचय तो कर लिया कि हमारा ये वर्गमूल कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इसके विद्वान थे, कौन कौन से इसमें अंग हैं, कौन कौन से इसके पार्ट हैं। तो अब इसमें परिभाषा की बात करते हैं कि वर्गमूल की परिभाषा क्या है। और मैं आपको आंतरिक उदाहरण तो बताऊंगा ही, लेकिन इसकी परिभाषा क्या है? वह संख्या जिसे अपने से गुणा करने पर, वह संख्या जिसे अपने से, मतलब x का गुणा x से, यानी किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर, अपने से गुणा करने पर, अपने से गुणा करने पर प्राप्त होती है। यही इसकी परिभाषा है। वह संख्या जिसे अपने से ही गुणा करने पर
जो संख्या प्राप्त होती है उसे उसका वर्गमूल कहते हैं। जैसे कहा गया कि x का वर्गमूल, x का वर्गमूल के लिए आप क्या करेंगे, इसे अंडर रूट x लगा देंगे। ये x का वर्गमूल जो होगा वैसे में इसका मान आ जाएगा। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे कहा कि 9 का वर्गमूल, तो आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 81 लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार आपसे पूछेगा कि x के वर्गमूल को किस तरह निरूपित करते हैं, इस तरह भी लिख सकता है। और आगे हम बताएंगे किस प्रकार इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो परिभाषा और इसकी पहचान, ये दो बातें आपके समझ में आ गई होगी। 81 को अगर हम फिर से आगे लिखेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे इस तरह से, इसका मान 9 हो जाएगा। आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें नहीं बताई जाती हैं। लेकिन आप वीके मैथ क्लासेज पर जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपसे कोई भी बात छिपी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाऊँगा, जिससे अगर कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो ऐसा ना हो कि आप उससे परिचित नहीं हैं। अब इसी तरह आता है कि इसी में एक पार्ट है वर्गमूल का, है कि घनमूल क्या है। हम जो पढ़ा ही रहे हैं तो आपको घनमूल के बारे में भी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। तो किसी संख्या a का घनमूल b होगा, यानी कह रहा है कि किसी संख्या a का घनमूल b होगा। लेकिन कब, आगे इसमें जोड़ता है यदि a बराबर b की घाते 3 है। इतनी बात समझिए। जैसे इसको लिखते कैसे हैं, तो आप इस तरह अंडर रूट का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, b। अब इसके बारे में और डिटेल से बातें आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या क्या सूत्र बनते हैं, कैसे कैसे अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर इसको आप किस प्रकार से हल करते हैं, संख्याओं के रूप में देखते हैं इसको। तो संख्याओं के रूप में अगर आते हैं आप, इधर देखिए लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया 3a बराबर b, इतनी बात तो आपको पता है। अब क्या करेंगे, इसे हम किस प्रकार डेरिवेशन करते हैं इसको देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ दोनों तरफ 3 की घात करने पर, अब क्या हुआ कि जब आप इधर यानी ऐसे लिखा हुआ है क्यूब रूट a, इसकी घात आप कर दिए 3 और बराबर यहाँ पर है b, इसकी घात आप कर दिए 3। तो इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे इसका अर्थ हो जाएगा, या कि इसको लिख सकते हैं कैसे, a की घाते 1/3 और इसकी घाते 3, और इसको कैसे लिखेंगे, b की घाते 3। इतना समझ में आ गया। अब आप देखेंगे कि घातों में घातों का गुणा हो जाता है। अगर वो घात की घात है, इसका मान हो जाएगा a की घाते 3/3 बराबर b की घाते 3। फिर आगे आप क्या पाएंगे, ये हो गया a या a की घाते 1 बराबर b की घाते 3, यानी a b की घाते a बराबर b की घाते 3 तभी होगा जब a का घनमूल b होगा। इस बात को समझाने के लिए हमने इस सवाल का डेरिवेशन इस तरह किया कि अगर आप a को घनमूल के रूप में लिखेंगे इस तरह लिखेंगे, और आपका जो ये उसकी परिभाषा बता रहा है, ये बता रहा है कि इसका मान होता है b की घाते 3। तो b की घाते 3 कैसे आ गया, इसे आप जाने। तो a की घाते, अब इसको जब अंडर रूट यहाँ पर इसको क्यूब रूट है, इसको आप 1/3 लिख सकते हैं। तो हम दोनों तरफ 3 का घात लगाते हैं, तो क्या मिलता है, ये 3/3 हो गया और ये b घाते 3 हो गया। अब इसने इसको काट दिया, इसका मान 1 आ गया, यानी a बराबर b की घाते 3। ये सवाल आपकी, ये सूत्र आपका सिद्ध हो गया इस बात से। अच्छा, अब इसमें कुछ नियम हैं कि वर्गमूल कैसे करते हैं, क्या उसमें जानते हैं, किस प्रकार आगे लगाते हैं। तो जब हमें सवालों में मिलेगा
इसका प्रयोग कैसे करेंगे और किस प्रकार उसे हम लगाएंगे, हल करेंगे। तो अक्सर एक सूत्र आता है इसमें, अंडर रूट ए गुणे बी, यानी अंडर रूट के नीचे किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल होता है, या किन्हीं संख्याओं को हम दो खंड में कर सकते हैं। इसे जब आप सामने लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी। समझ में आ गई बात? इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपके एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि 4 गुणे 9, यह लिखा हुआ है अंडर रूट 36, इसमें कोई फर्क तो हुआ नहीं। यह लिखा हुआ है 6। तो हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि अगर हम इसको लिख दें अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 9, इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि हमारा सूत्र बता रहा है। और अगला कह रहा है कि अब इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, 9 का हो गया 3, क्या आ गया? 6 ही आ गया ना। यानी इस सूत्र को हम बिल्कुल सिद्धांत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सूत्र हमारा सर्वथा सही होगा, और इसे इसलिए कहा गया क्योंकि हमारी ये जो हमने डेरिवेशन किया, आपको अंकों पर ला के दिखाया, तो आप जान गए होंगे कि अगर इस प्रकार के आप नियम लगा देंगे किसी सवाल में, तो आपके सवाल के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उसका रूप परिवर्तन होगा। एक बात आप जान गए सूत्रों के बारे में। अब एक सूत्र इसमें और आता है, ये तो गुणन वाला सूत्र था। अब एक सूत्र आता है कि अंडर रूट ए अपान बी, तो अंडर रूट ए अपान अंडर रूट बी। तो इस प्रकार भी अगर आप इसे संख्याओं में इसका मान रख के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमने क्या लिया था कि पूरे का अंडर रूट 25/121। अब इसे देखते हैं अलग अलग लिख के क्या होता है। अंडर रूट 25 लिख दिया यहाँ पर हमने, और यहाँ लिख दिया क्या, अंडर रूट 121। अब इसका मान थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसका मान हो जाएगा 5/11। तो क्या इसका मान भी वही हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, यानी 5/11 इसका भी मान हो गया। तो यानी ये जो सूत्र हमारा बना हुआ है, इस सूत्र को भी सत्य सिद्ध कर लिया गया है, और ये बिल्कुल ही सही सूत्र है। आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका में जब आप सवाल लगाने लगेंगे, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी हमारा ये सूत्र भी सिद्ध है। अब आता है कि जब हम वर्गमूल लगा रहे हों, वर्गमूल की सवालें पढ़ रहे हों, इन पर हमारा ध्यान, तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना अनिवार्य है। अब क्या है कि पहली बार अगर संभव हो, आप 1 से लेकर 1 से 50 तक का वर्ग, इसे आप देखते रहें और पढ़ते रहें, थोड़ा मनन करते रहें, तो आपको सरलतापूर्वक ये याद होना चाहिए, जो आपको बहुत ही मदद करेगा। और दूसरी चीज़ आती है कि 1 से 25 तक का घन, घनमूल है, घनमूल तो इसका निकालेंगे हम। मतलब 1 से 25 से, मतलब अब 1 का निकाले, 2 का, 3 का, 4 का, 10 तक, 11, 12 तक का। अगर आप घन याद किए रहेंगे तो वह आपकी बहुत ही सहायता करेगा। और तमाम आजकल ट्रिक से लोग सवाल लगा रहे हैं, जब तक आप बेसिक बातें नहीं जानेंगे, ट्रिक आपके समझ में नहीं आएगी। ट्रिक आपको रटना पड़ेगा, और रटंत विद्या गणित में चलती नहीं है। तो ये 2 बातें आप ध्यान रखेंगे, और आज से ही इस पर आप कार्य करना शुरू कर देंगे। आपको जो भी याद आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, इसे मान लीजिए 1 से लेकर 15-20 तक तो लगभग सभी को याद रहता है। उसके बाद की जो संख्याएं आती हैं, आप धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे, तो रोज़ अगर आप 4 या 5 भी याद कर लेंगे तो आपको 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह इसका आप 25 तक अगर देख लेंगे, तो आगे जो मैं आपको सवालें बताऊंगा और सवाल लगाने के लिए जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसमें भी इसका प्रयोग होगा। क्योंकि अब जो पूछा जाता है वो लगभग 3 से 4 अंकों की संख्या में पूछा जाता है कि आप इसका घनमूल बताएं, इसका वर्गमूल बताएं, इसका आप वर्ग करें। तो वर्ग करने की, घन लगाने की, वर्गमूल निकालने की
तमाम सरल विधियां हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको किसी जादू से कम नहीं लगेगा, लेकिन मैं भी ट्रिक बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ कि जिससे आप उसकी जड़ तक समझें और जानें कि वर्गमूल जो हम पढ़ाया जा रहा है ये क्या है, कैसे लगता है, बेसिक रूप इसका क्या है। तो अब और दो बातें आपको मैंने बताई। पहली बात, 1 से 50 तक के वर्ग को आप ध्यान रखेंगे और 1 से 25 तक के घन को ध्यान रखेंगे। 50 तक आप वर्ग याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और 1 से 25 तक के घन को आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए यथासंभव। तो अब कुछ बातें इसमें और आपको जाननी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि इकाई के अंकों का विशेष महत्व होता है इसमें, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, तो उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। जैसे वह 1 है, देखिए इसके संबंध भी तमाम आपको बताएंगे। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। इसका मान क्या होगा? 1। इसका हो गया 4, इसका हो गया 9, इसका हो गया 16, इसका हो गया 25, इसका हो गया 36, इसका हो गया 49, इसका हो गया 64 और इसका हो गया 81। तो कभी कभी सवाल आती है कि आपको कोई 4 संख्या लिख दिया उसने, ये संख्याएं हैं 4 इस प्रकार की, एक संख्या और लिख दिया, तो पूछेगा कि कौन सी संख्या किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। अब आप समझिए, अगर आप किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं और वर्ग निकाल रहे हैं, तो उसका अगर आखिरी संख्या, जैसे मान लीजिए 4361 है, तो अब इस संख्या का जो भी वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक 1 होना निश्चित है। ठीक, अगर यहाँ पर 2 होता इकाई का अंक, तो इसका मान 4 आता, और अगर 3 होता इसका मान 9 आता। इस तरह से आप पहले बेसिक रूप में इस बात को याद रखेंगे कि वर्गमूल निकालने के लिए जब हम वर्गमूल की सवालें लगा रहे हैं तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना है। पहली बात तो आप ये जो 1 से लेकर 9 तक संख्याएं हैं, इनका वर्गमूल करने पर इकाई पर क्या अंक आता है इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ इस पर चर्चा करते हैं। आप देखें इसमें आपको कौन सा अंक इकाई में नहीं मिल रहा है। जैसे कि 1 आपको मिल रहा है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, चलिए एक छोड़ते हैं। 2 कहीं है, यानी 2 इन संख्याओं का इकाई अंक नहीं है। आप देखिए कहीं आपको 3 मिल रहा है, 3 भी इसमें नहीं मिल रहा है। क्या है? 4 मिल रहा है, हाँ बिल्कुल 4 यहाँ पर है, ये आपको 4 देख रहे हैं। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, और 64 में 4 इकाई का अंक है, तो 4 हमें मिल रहा है, और 2 का स्क्वायर में भी 4 मिल रहा है। चलिए 4 छोड़ देते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे, 15 का करेंगे, 25 का करेंगे, तो जो भी संख्या उसका वर्ग आएगा वो 5 उसकी इकाई अंक हो जाएगी, इसलिए 5 भी हो जा रहा है। 6 आप देख रहे हैं, 4 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होता है, यानी अगर 5 को आप सिर्फ 5 के लिए छोड़ दें तो आप देखेंगे कि 4 और 6 के लिए इकाई का मान 6 आता है। ठीक, 3 और 7 के लिए इकाई का मान देख रहे हैं आप 9 आ रहा है। 2 और 8 के लिए भी 4 का मान आ रहा है, और 1 का और 9 का, ये देखिए कैसे संबंध बन रहे हैं। तो इन संबंधों पर आप ध्यान रखें। अच्छा हाँ, हम जो बता रहे थे कि और कौन सी संख्या नहीं मिल रही है, तो हमें 2 नहीं मिल रही है, 3 नहीं मिल रही है, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया। क्या इसमें कहीं इकाई में 7 है? 7 भी नहीं है। अच्छा, क्या 8 है? 8 भी नहीं है। 9 है? हाँ 9 है। और अगर आप 10 की बात करते हैं तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी 0 इसमें मिल सकता है आपको। किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, अगर उसके आखिरी में 0 है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है आपकी, आखिरी में 0 है, आप इसका जय बार स्क्वायर करेंगे, इसका मान में इकाई का अंक 0 रहना ही है, यह बताना चाहते हैं आपको। लेकिन किसी भी संख्या में जो भी संख्या है, 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, मतलब जितने अंकों की संख्या हो, और उसके इकाई का मान कुछ भी हो, आप उसका वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक में आपको ये 4 अंक नहीं मिलेंगे।
2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या का वर्ग इकाई का अंक नहीं हो सकता है। इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पर सवालें आई हैं और आगे भी आएंगी, और इसलिए आएंगी कि आप इससे परिचित हैं कि नहीं, बस इतना जानना है उसको, क्योंकि इसमें कुछ लगाना है ही नहीं। 4 संख्याएं दे देगा और बाकी में किसी का आखिर इकाई 1 रहेगा, किसी का 4 रहेगा, किसी का 6 रहेगा और एक का 2 कर देगा। अब 3-4 अंक इसके पहले हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो आपको जानना चाहिए कि 2 जिसके इकाई का अंक है वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। अब कभी 2 लिख देगा तो कभी 3 लिख देगा तो कभी 7 लिख देगा तो कभी 8 लिख देगा। अब इनमें से आपको जो भी मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये चारों संख्याएं में जो जिसके इकाई का अंक होगा 2, 3, 7, 8 वो किसी का वर्ग नहीं हो सकती हैं। तो ये मतलब जब आप वर्गमूल लगा रहे हैं तो इन बातों से आपका परिचय होना अनिवार्य है। तो अगर आपको अच्छी लग रही हो मेरी ये क्लास, तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए, अब वो तो आपके मन की बात है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा हो तो आप ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मैं पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाऊँगा। एक ये बात जानने वाली है कि आप 1 से लेकर के 10 तक की सवालों मतलब संख्याओं में उनके इकाई के अंकों को विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनका प्रयोग आपको आगे सवालों में मिलेगा जो आपको सवाल हल करने में बहुत ही मदद करेंगे। चलिए, एक ये बात हो गई। थोड़ी देर इसे हम रहने देते हैं जब तक कि हमारे लिए कोई परेशानी नहीं पैदा कर रहा है, तब तक आप इसे देख सकते हैं। अब अगली बात आती है जो एक पॉइंट वाली, और कि इसके हम घनमूलों का परिचय करते हैं कि घनमूल क्या होते हैं। तो आपको 1 से 10 तक का तो बिल्कुल याद, और आप याद कर ही लीजिए अगर आपको ना हो तो, क्योंकि जिस प्रकार संख्याएं आप याद करते हैं, पहाड़ा याद करते हैं, उसी प्रकार आपको वर्ग और घन यही आपको ध्यान रखना होगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। 1 का घन बराबर क्या होगा, 1 ही आएगा, और 2 का करेंगे तो 8 आएगा। हाँ, क्यों कर रहे हैं आप, धन्यवाद। और 3 का आप करेंगे 27 हो जा रहा है। 4 का अगर आप कर रहे हैं 64 हो जा रहा है। 5 का आप कर रहे हैं 125 हो रहा है। 6 का आप करेंगे तो उसको हम नोट किए हैं 216, और आप 7 का करेंगे तो हो जाएगा 343, और आप 8 का करेंगे 512, और आप 9 का करेंगे 7, हाँ, और आप 10 का करेंगे तो आप जानते ही हैं, ये हो गया। तो इसमें क्या है, घन में भी इस प्रकार की बातें आपको याद रखनी चाहिए कि घन में इकाई के अंक का क्या आता है 3 बार गुणा करने पर, यानी 3 की घात ले जाने पर हमें क्या क्या अंक मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे आपको 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यहाँ पर 3 भी मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, लेकिन एक संख्या ऐसी है कि जो 8 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है और 0 भी, यानी यहाँ पर आपको पूरी संख्याएं मिल रही हैं। तो ये नियम हमारा सिर्फ स्क्वायर पर लागू होता है और घनों पर लागू नहीं होता है। लेकिन आपको कम से कम 10 तक बिल्कुल अनिवार्य आना चाहिए। लेकिन अगर आप 25 तक तैयार कर लेते हैं तो आगे जो ट्रिक बताई जाएगी उसमें उसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो उसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए, ये 2 बातें हो गई घनमूल की, इसका परिचय में आपको ये बातें जानना जरूरी था। अब एक बात, जो संबंध बनते हैं इसको और जानते हैं कि किस प्रकार कुछ संबंध बनते हैं घातों के ऊपर। जैसे आप 2 की घाते 1, 2 की घाते 2, 2 की घाते 3, 2 की घाते 4 ऐसे लगाएंगे तो इसका मान हो गया 2, इसका मान हो गया 4, इसका मान हो गया 8, इसका मान हो गया 16। तो जैसे ही आप 2 की घाते 5 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 32, 2 की घाते 6, इसका हो गया 64, 2 की घाते 7, इसका मान हो गया 2 चौक 8 और 2 छंग 12,
और 2 की घाते 8, इसका हो जाएगा 2 8 16 84 ले, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2 256। और आप जैसे 2 की घाते 9 पे जाएंगे तो हो गया ये 512, और 2 की घाते 10 पर आप जाएंगे तो हो जाएगा 1024। इसमें आप अगर संबंध देखें तो हर 4 बार स्क्वायर करने के बाद घाते 1 घाते 2 घाते 3 घाते 4 आपने यहाँ किया, इसमें 2 4 6 2 4 8 16 आया। लेकिन जैसे ही आप अगले स्टेप पर गए 5 6 7 8 किया आपने घात, तो फिर वही इकाई के अंक आ जा रहे हैं। इस बात पर आप थोड़ा सा रुकिए और इसे गौर कीजिए कि 4 जैसे ही 1 2 3 4 आपने घात लगाई तो 2 4 और 8 6 के सीक्वेंस में हमें इसके इकाई के अंक मिलते हैं। और जैसे ही आप फिर अगले 4 अंकों पर जाते हैं वही सीक्वेंस आपको मिलता है। और फिर देखेंगे फिर वही सीक्वेंस, यानी 2 की घात 10 किया और 2 की घात अगर आप 11 कर देंगे, इसका डबल कीजिए तो हो गया 8 4 0 और 2, यानी 3 और 3 में आप क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे 7, और 7 में 4 जोड़ेंगे 11, आपको क्या इकाई अंक 8 मिल रहा है। इसी प्रकार अगर आप 2 की घाते 12 पे जाएंगे तो इसका डबल हो जाएगा, तो 2 8 16, यानी इस इकाई का क्या हो गया 6 हो गया, जो आपको यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। इसी प्रकार 2 की घाते 3 में 4 जोड़ेंगे 7 में और 4 जोड़ेंगे 11 में। तो कहने का मतलब, इस सवाल को बताने का हमारा ये मतलब था कि अगर संख्या की घात में, जैसे कोई संख्या 2 की घात संख्या लिखी हुई है, आपसे पूछ लिया कि इसकी घात है 40, तो आप इकाई का अंक बताइए क्या होगा। तो आपको पता है यह संख्या हमारी 4 से कट जा रही है, यानी 1 2 3 4, और 4 में क्या है, इकाई का अंक कितना है आपका 6 है। तो इस प्रकार चाहे 4 का पूछे, चाहे 8 का पूछे, चाहे 12 का पूछे, चाहे 16 का पूछे, चाहे 20, 4 7 24, 4 7 28, 4 4 9 36, 4 10 40, इसका इकाई का मान सदैव 6 ही आएगा। ये बताने का हमारा मतलब था कि इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अगर उसने पूछ लिया कि मान लीजिए 2 की घाते, थोड़ा छोटा करते हैं आपको समझ में आएगा, 11 है, तो आप इसको पहले 4 से देखेंगे, तो 4 दूनी 8 गया, मानी 2 की घाते 8 और 2 की घाते 3। अब आप करेंगे जैसे लिख सकते हैं 2 की घाते 11, यानी आप यहाँ से देखेंगे कि 2 की घाते 1 में 2 आता है, 2 की घाते 2 में 2 बार किया 4 आता है, और 3 बार ले गए तो इकाई का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, जो 4 की घाते बन रही है हमारी 4 की, और ये 6 बन रही है, यानी 8 छंग 48, और 48 में क्या बना आपका, ये 8 बन गया, इकाई का अंक क्या हो गया 8 हो गया। अक्सर इकाई के अंक से आप उत्तर की पहचान कर सकते हैं कि ऑप्शन में से कौन होगा। और दूसरी बात आप जान लेते, इस तरह की सवालें भी बनती हैं। तो मान लीजिए 2 पर हमने यह आपको नियम बताया, 2 के बारे में इस प्रकार की जानकारी दी, तो सवाल उठता है कि मान लीजिए हम किसी सवाल में 2 ना पूछ के उसने 3 पूछ लिया। अगर 3 पूछ लेगा तो उसको देखते हैं क्या होगा, 3 की घाते 1, 3 की घाते 2, 3 की घाते 3, 3 की घाते 4, इसका मान क्या हो जा रहा है, 3 का 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और इसका हो गया 81। क्या मिला हमें, 3 9 7 1। अब क्या हम 3 की घात अगर 5 कर रहे हैं तो क्या आएगा, तो हो जाएगा 3 का 3 और 3 8 24, यानी मैं फिर 3 मिलने लगा। तो क्या हमें अगर 3 की घाते 6 कर दें तो फिर इकाई का अंक 9 मिल जाएगा क्या, प्रयास करते हैं। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 का 2 हासिल है, 3 दूनी 6 1 7, यानी इकाई का अंक फिर हमें यहाँ भी 9 मिला था और यहाँ भी 9 मिलने लगा। तो क्या इसी तरह से 3 की घाते 7 करेंगे तो फिर वही आएगा, 3 9 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 दूनी 8 और 3 7 21, ये आ गया। और अगर आप 3 की घाते 8 करते हैं तो क्या आता है, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 8 24 26 की 6 हासिल 2, 3 1 3 2 5, 3 दूनी 6। यानी हम अगर इकाई के अंकों का ध्यान दें तो हर 4 बार स्क्वायर करने के बाद अगला जो 5वां स्क्वायर आपको मिल रहा है
उसमें सेम संख्याएं हैं, यानी 2 में 9 मिलेगा तो 2 में आप 4 जोड़ दीजिए, 6 में आपको 9 मिलेगा, फिर 10 में वही मिलेगा, फिर 14 में वही मिलेगा, यानी हर 4 के बाद चौथी जो आपकी वो स्क्वायर रूट आएगा वो आपको इकाई का अंक 9 देगा। इसी प्रकार 4 में है तो 4, 8, 12, 16, 20, इस प्रकार उसमें आपको क्या इकाई मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये बेसिक बातें, इस प्रकार से आप चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी कि जो भी संख्याएं हैं, अगर आप उसमें 1 बार गुणा करते हैं, 2 बार, 3 बार और 4 बार उसका स्क्वायर ले जाएंगे, तो जैसे आप 5वीं बार पहुंचेंगे फिर वही आपको मिल जाएगा इकाई का अंक। तो इकाई के अंक का बड़ा महत्व है। तो आज हम आपको इतनी ही बातें करेंगे इसके परिचय के बारे में, और कल आपको हम बेसिक सवालें बताएंगे कि किस प्रकार सवालों का बेस बनता है, किस प्रकार बेसिक रूप से लगाया जाता है। बेसिक बताने के बाद परीक्षा में किस प्रकार सवाल आते हैं उसको बताएंगे। उसके बाद आपको हम ट्रिक भी बता देंगे इसका, क्योंकि वर्गमूल और घनमूल थोड़ा सा ये दिमागी कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट पाठ है, तो इसमें बच्चे भ्रमित होते रहते हैं। अगर हम सोचें कि पहले आपको परिचय करा दे पूरा, उसके बाद फिर आपको ट्रिक बताएं, तो इसमें बहुत देर हो जाएगी और बच्चे उबने लगेंगे। तो उनको कुछ ऐसा जादुई गेम बता दिया जाए कि उनको भी अच्छा लगने लगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपसे कल मुलाकात होगी, तो मैं आपसे कहूँगा कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।